हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गाइस, आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट में हमारा दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स इन्फिनिटी नंबर ऑफ ट्रायल्स। दूसरे स्टेटमेंट में हमारा दिया है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। तीसरे स्टेटमेंट में हमारा दिया द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ म्यू इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। चौथे स्टेटमेंट में हमारा दिया द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स मीन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स इन्फिनिटी नंबर ऑफ ट्रायल्स। गाइस, जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे हमारे डिफिनिट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और बाकी के 3 स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो आइए हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे जेम्स बर्नौली ने प्रोपाउंड किया था। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कोई 2 सिचुएशन हो और उन 2 सिचुएशन में से एक हमारी सक्सेस हो और दूसरी हमारी फेलियर हो। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारे ट्रायल्स होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सच ट्रायल इज कांस्टेंट। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम लोग लाइन ग्राफ के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है कि ये हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। यहाँ पे 2 पैरामीटर होते हैं एन और पी, और यहाँ पे जो हमारा मीन को कैसे निकालते हैं n इंटू पी। जब हम n इंटू पी करेंगे तो वो हमारी मीन की वैल्यू निकल आएगी। और यहाँ पे हम लोग वेरिएंस को n इंटू पी इंटू क्यू के थ्रू निकालते हैं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं अंडर रूट एन पी क्यू के द्वारा। पांचवी प्रॉपर्टी बोलती है अगर हमारी p और q की वैल्यू इक्वल होती है तो वहाँ पे हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है। छठी प्रॉपर्टी में हमारा बोला है अगर p की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो वो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और अगर p की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारा निगेटिवली स्क्यूड हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। सातवीं प्रॉपर्टी में बोला है वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारे वेरिएंस होते हैं वो मीन से कम होते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी में बोला है कि अगर n की वैल्यू हमारी ज़्यादा है और p की एंड q की वैल्यू हमारी कम है तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बनेगा। नौवीं प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि अगर n की वैल्यू हमारी ज़्यादा है और p एंड q की वैल्यू भी हमारी ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बनेगा। तो आइए हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेल शेप्ड होता है, यानी यहाँ पे हमारी मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं। जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया होता है वो एक इक्वल होता है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि जो हमारा ये नॉर्मल कर्व होता है ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गाइस, आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं। आपको इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करके अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स बोथ करेक्ट। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही सही हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल y गिव्स द मेजर ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y वेरिएबल। गाइस, ये हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है जो होता है कि कोवेरिएंस x इंटू वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y जब करेंगे तो हमारी r की वैल्यू निकलती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम x स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y के बेसिस पे जब हम कोवेरिएंस x और y की वैल्यू निकालते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है उसे हम लोग r कहते हैं। और जो गाइस जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ये हमारी कोरिलेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Consider the following statement relating to correlation and regression analysis.
गाइस आपको यहाँ पे कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो आइए हम लोग एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला है कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट नॉट ऑफ ओरिजिन, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारा कोरिलेशन होता है वो वहाँ पे हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई वो इंडिपेंडेंट होते हैं चेंज ऑफ स्केल से भी और चेंज ऑफ ओरिजिन से भी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कोरिलेशन डिनोट्स कोवेरिएबिलिटी बिटवीन वेरिएबल्स। जो हमारा कोरिलेशन होता है वो वेरिएबल्स के बीच कोवेरिएबिलिटी को बताता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेटमेंट में हमारा बोला है रिग्रेशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो हमारा रिग्रेशन होता है वो वेरिएबल्स के बीच रिलेटिव मेजर को शो करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारा रिग्रेशन होता है वो वेरिएबल्स के बीच एब्सोल्यूट मेजर को शो करता है। चौथे स्टेटमेंट में हमारा बोला है रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, जो कि बिल्कुल सही है। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ओरिजिन से बट डिपेंडेंट होते हैं हमारे स्केल से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा सही होगा और स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा सही होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in a hypothesis test alpha is equal to 0.05 and beta is equal to 0.1, the power of test is option number first 0.01, option number 2 0.9, option number 3 0.95 या फिर option number 4 0.15। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 0.09। तो आइए हम लोग पावर ऑफ टेस्ट को कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। पावर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। तो यहाँ पे जब बीटा की वैल्यू को रखेंगे तो हमें पावर ऑफ टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 माइनस बीटा की वैल्यू हमें दी है 0.01, यहाँ पे हमारी बीटा की वैल्यू दी है 0.1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 0.1, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। गाइस आपको यहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सीक्वेंस दिए गए हुए हैं, उसके बेसिस पर आपको अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 3 2 1 4। सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, उसके बाद हम लोग वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे जैसे जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट। उसके बाद हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट करेंगे, उसके बाद आखिरी में जो रिजल्ट आएगा उसकी हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन 3 2 1 4। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रिफर्स टू। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स क्या रिफर करता है या फिर क्या शो करता है। गाइज आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, आपको अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स वाई को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ए को हम लोग स्लोप कहते हैं, बी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं और एक्स को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम एक वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और गैस एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जिस वैल्यू को हमको निकालना होता है उस वैल्यू को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, तो y की वैल्यू को हमको निकालना था, तो y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। गाइस आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ आइटम्स दिए गए हैं, लिस्ट सेकंड में कुछ आइटम्स दिए गए हैं। आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए एक एक करके हम लोग मैच करते हैं। जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा मीन और वेरिएंस हमेशा इक्वल होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, जहाँ पर मीन, मीडियन, मोड हमेशा इक्वल होते हैं और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होल एरिया होता है वो एक के इक्वल होता है। जो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारी मीन की वैल्यू होती है वो हमेशा वेरिएंस से ज़्यादा होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, दैट मीन्स 4 2 3 1, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 2। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following test is used to test a hypothesis about the mean of univariate normal distribution with unknown variable।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉर्मल टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 स्टूडेंट टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 काई स्क्वायर टेस्ट या फिर ऑप्शन नंबर 4 पेयर्ड टी टेस्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स स्टूडेंट टेस्ट। तो आइए हम लोग स्टूडेंट टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गाइस स्टूडेंट टेस्ट को हम लोग टी टेस्ट या वॉल्स टी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसे 1908 में विलियम सी गोसेट ने डेवलप किया था। और जो हमारा टी टेस्ट होता है उसे हम लोग स्मॉल सैम्पल टी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें सैम्पल साइज हमारा 30 से कम होता है। और गाइस टी टेस्ट के अंदर हमारी जो मीन की वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है और वेरिएंस हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और इसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं n-1। और गाइस एक बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है वो हमारा अननोन होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और टी टेस्ट को निकालने का हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो होता है मीन माइनस म्यू अपॉन सैम्पल का मीन। तो आप ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, ऑप्शन नंबर 2 ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, ऑप्शन नंबर 3 ऑलवेज लेस देन वेरिएंस या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा मीन होता है वो हमेशा वेरिएंस से ज़्यादा होता है। तो आइए गाइस हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे जेम्स बर्नौली ने दिया था। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कोई दो सिचुएशन हो और उसमें से एक सिचुएशन सक्सेस हो और दूसरी सिचुएशन हमारी फेलियर हो। और गाइस जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर जो ट्रायल्स होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो हमारे द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सच ट्रायल इज कांस्टेंट। जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली करेक्टरिस्टिक्स होती है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी ये होती है कि जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे हम लोग लाइन ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। और जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होता है वो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है और निगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक हमारा होता है n और एक हमारा होता है p। आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the basic assumption underlying the t-test for the different two sample mean are that the parent population are dash, the population variance are dash. Option number first any shape equal and known, option number 2 normal equal and known, option number 3 normal equal and unknown या फिर option number 4 normal unequal and unknown। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स नॉर्मल इक्वल एंड अननोन। जो हमारा पेरेंट पॉपुलेशन का शेप होता है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ होता है और हमारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है वो हमारा अननोन होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।